देन अब देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद आरबीआई कैन चेंज सीआरआर टू एनी लेवल विदाउट एनी फ्लोर और सीलिंग लिमिट। तो ये दोनों सही बात है, ठीक है। अगर हम देखें 29 तो 29 का आंसर है सी, ठीक है। तो समझते हैं कि सीआरआर आखिर है क्या। तो आरबीआई एक्ट के तहत क्या है, रिजर्व बैंक क्या करती है कि आपको कहा जाता है कि बैंकों को क्या करना पड़ेगा, सीआरआर रखना पड़ेगा, ठीक है। किसको? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को। यहाँ पे कोई फ्लोर और सीलिंग रेट नहीं होता है, जो हमने देखा कि यहाँ पे कोई फ्लोर और सीलिंग रेट नहीं है। आरबीआई चेंज कर सकती है सीआरआर को किसी भी लेवल तक, तो ये सही बात है, ठीक है। तो इससे मॉनिटरी स्टेबिलिटी बना रहता है और मैनेज होता है लिक्विडिटी, तो ये भी सही बात है। यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है सीआरआर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आरबीआई जो है सीआरआर को अगर घटा देगी तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई जो है मैनेज करती है, ठीक है। और बैंक का पैसा जो है कहाँ रहता है? रिजर्व बैंक के पास रहता है, आरबीआई के पास रहता है, तो उसका पैसा सेफ रहता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन अब देखें तो आखिर ये सब कुछ रखना क्यों पड़ता है। तो अगर हम देखें तो एज अ डिपॉजिटर सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट जो है ये इंश्योर करता है कि कुछ पैसा जो है इंडियन बैंक अपने पास रखे, ठीक है। तो अगर ऐसा भी हो रहा है कि बैंक जो है लेंड कर रही है, अगर पुअर लेंडिंग डिसीजन है या बैंक को घाटा हो रहा है, तो अगर सीआरआर और एसएलआर है तो लोगों का पैसा बैंक में सेफ रहेगा, ठीक है। आप अगर विड्रॉल करने जाएंगे अपना पैसा जो कि आपने बैंक में रखा हुआ है तो आपको मिल पाएगा। और अगर बैंक के पास रिजर्व ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर होगा क्या? फिर तो पूरा का पूरा घाटा हो जाएगा, आपका पैसा भी बैंक नहीं वापस कर पाएगी। इसीलिए अगर सडन रश होता है कि हर कोई अपना पैसा निकालने आता है तो बैंक के पास रिजर्व होना चाहिए, तो सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में इसको रखा जाता है, ठीक है। यही है, तो इसका आंसर बोथ है। देन अब देखते हैं 130 रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैश रिजर्व रेशियो केप्ट विथ आरबीआई बाय कमर्शियल बैंक। तो समझते हैं क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इट इंश्योर सेफ्टी टू द पीपल्स डिपॉजिट इन द बैंक। तो डेफिनेटली ये तो है ही। देन इट इंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक, ठीक है, ये है ही। देन इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ फंड फॉर द बैंक्स, ठीक है, तो ये है। देन बैंक कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन सीआरआर। तो ये गलत बात है, बैंक को अगर आरबीआई के पास रख रही है तो यहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आंसर है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो सीआरआर जो है अगर आरबीआई के पास रख रहे हैं तो ये क्या प्रोवाइड करता है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता है पब्लिक डिपॉजिट को, और ये इंश्योर करता है कि सॉल्वेंसी जो है, सॉल्वेंसी बना रहे बैंक का। मतलब सॉल्वेंसी कहने का मतलब क्या है? जब हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं तो बैंक के पास पैसा नहीं है या बैंक की हालत ख़राब है। जब सॉल्वेंसी कह रहे हैं तो मतलब बैंक बिजनेस में रहे और प्रॉपरली फंक्शन करे, ठीक है। और ये बात याद रखना है कि बैंक जो है इंटरेस्ट अर्न नहीं करती है, इसलिए आंसर 1, 2 एंड 3। अब देखते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्पस ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें, मतलब स्टेटमेंट, to enable the central bank to control the amount of advances the bank can create, ठीक है, तो ये सही बात है। दूसरा, to make people's deposits with banks liquid and safe, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पहले क्वेश्चन को समझना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पर्पस एसएलआर का पर्पस पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली एसएलआर का पर्पस है क्या। तो यहाँ पहला क्या है? टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट। तो यस, अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाए तो बैंक जो है ज़्यादा अमाउंट तो नहीं दे पाएगी, ठीक है, तो ये है। उसके बाद टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड। देन तीसरा, टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। तो ये तो आपको कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट, ये भी नहीं है, ठीक है। एसएलआर का पर्पस तो ये है नहीं, तो 3 गलत है, 4 गलत है। इसका आंसर क्या है? तो 131 का आंसर है 1 ओनली, ठीक है। तो पर्पस क्या है एसएलआर का, ये आपको समझना है। तो अगर हम पर्पस देखें, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब सीआरआर और एसएलआर का,
तो यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रही है कि कितना एडवांस जो है बैंक क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और पर्पस सीआरआर और एसएलआर का ये नहीं है कि बैंक को एक्सेसिव प्रॉफिट करने से हम रोक रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए है, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर क्या कर रहा है, लोगों के पैसे को सेफ रख रहा है और लिक्विड रख रहा है, लेकिन ये सिर्फ यही पर्पस तो नहीं है, ये इंटेंडेड पर्पस नहीं है जिसकी वजह से मेंटेन किया जा रहा है सीआरआर और एसएलआर को, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है, ओके गिव मी अ मोमेंट, यस एक्सेसिव प्रॉफिट वाला तो गलत है, एंड ये डे टू डे रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि सीआरआर और एसएलआर जो है ये आरबीआई क्या करता है, स्पेसिफाई नहीं करता है कि कितना अमाउंट जो है वॉल्ट कैश में बैंक को रखना चाहिए अपने साथ, ठीक है। और एसएलआर जो है थ्रू एसएलआर क्या करती है, आरबीआई स्पेसिफाई करती है कि लिक्विड एसेट जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट्स नहीं है वॉल्ट कैश का, ठीक है। इसीलिए ये भी गलत है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि इस तरीके से कोई आरबीआई जो है स्पेसिफाई नहीं करती है कि कितना वॉल्ट कैश होना चाहिए जो बैंक को अपने साथ रखना चाहिए, तो इसीलिए इसका आंसर है 1 ओनली। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। Consider the following statement regarding monetary policy framework that exists between Government of India and Reserve Bank of India। ठीक है, तो समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में जो कि एग्जिस्ट करता है किसके बीच, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टेटमेंट क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज प्राइस स्टेबिलिटी, तो बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा, देयर इज ए फ्लेक्सिबल टारगेट फॉर इन्फ्लेशन दैट आरबीआई नीड्स टू अचीव, तो हाँ यहाँ पे फ्लेक्सिबल टारगेट है जिसको कि अचीव करना रहता है आरबीआई को। देन तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को ऑपरेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। देन इफ आरबीआई फेल्स टू अचीव द टारगेट इट नीड्स टू सबमिट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटिंग रीजन ऑफ फेलियर, कि अगर आरबीआई जो भी टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाती है तो फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना होगा कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों फेलियर हो गई, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में कि आखिर आरबीआई फेलियर क्यों हो गया या जो भी रीज़न है ये बताना पड़ेगा। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अब कुछ और चीज़ जो है देख लेते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है इंडिया में, तो अगर हम देखें तो ये साइन किसके बीच है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच साइन हुआ है कब, 2015 में, ओके। और अगर हम देखें न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना चाहिए कि की ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि प्राइस स्टेबिलिटी बना रहे और ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ भी है, और माइंड में ये भी रहे कि ठीक है ग्रोथ भी करना है, लेकिन मेनली क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को ऑपरेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ये हमने देखा कि ये चीज़ है तो ये करेक्ट है। देन इन्फ्लेशन टारगेट जो है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट है, कितना है, 4% है, +-2% का बैंड है, ठीक है, मतलब क्या है 2 to 6% तक हो सकता है। और इन्फ्लेशन टारगेट को डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई के साथ कंसल्ट करके, ठीक है। और अभी जो है अगर देखें कि किस चीज़ का यूज़ किया जाता है तो सीपीआई इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, सीपीआई कंबाइंड, किसका, सीपीआई कंबाइंड का, ठीक है, सीपीआई कंबाइंड का यूज़ किया जाता है जिसको कि पब्लिश किया जाता है एनएसओ के द्वारा, ठीक है, एनएसओ के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, ठीक है। और अगर आरबीआई जो है ये टारगेट मीट नहीं कर पाई, अगर इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो गया या फिर 2% से कम हो गया, कितने टाइम के लिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए ऐसा हो गया तो फिर बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आरबीआई टारगेट को मीट नहीं कर पा रही है तो रिटर्न रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह था जिसकी वजह से फेलियर हो गया और क्या रिमेडियल एक्शन जो है लिया जा सकता है, ठीक है, ये है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं 133। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली, द ऑपरेटिंग टारगेट इज द मनी मार्केट रेट, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ऑपरेटिंग टारगेट है ये मनी मार्केट रेट है, तो ये सही है। देन दूसरा है आरबीआई ट्राइज टू कीप द ऑपरेटिंग टारगेट अराउंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड रेट, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही है कि ऑपरेटिंग टारगेट जो है इज द मनी मार्केट रेट, तो इसका आंसर क्या है, जो है 1 ओनली।
इस चीज़ को समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का गोल क्या है। तो इस फ्रेमवर्क का मेन एम है कि रेपो रेट को सेट करना, ठीक है, और ये डिसीजन जो है कैसे लिया जाता है, वो करंट और इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है। कैसे लिया जाता है कि आज की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और आगे बढ़ने वाला जो हालात होगा उसको देख करके लिया जाता है। देन इसका मकसद क्या है कि लिक्विडिटी को मैनेज करना, ठीक है। इसका मेन गोल क्या है कि मनी मार्केट रेट्स को रेपो रेट के आसपास रखना, यानी फिक्स रखना। तो कैसे ये काम कैसे करता है, रेपो रेट अनाउंस किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले रेपो रेट को अनाउंस किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रेपो रेट को अनाउंस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क, इसके बाद आरबीआई का ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क डे टू डे बेसिस पर लिक्विडिटी मैनेज करता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग टारगेट क्या है, आरबीआई का असली टारगेट होता है वेटेड एवरेज कॉल रेट, ठीक है। मतलब वेटेड एवरेज कॉल रेट को रेपो रेट के बराबर या उसके करीब रखना, ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग टारगेट क्या है कि आरबीआई का असली टारगेट ये है कि वेटेड एवरेज कॉल रेट को रेपो रेट के बराबर या उसके करीब रखना, ठीक है। तो इसका असर क्या होगा, जब मनी मार्केट में रेट्स बदलते हैं तो उसका असर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे पड़ता है। इससे एग्रीगेट डिमांड जो है पर असर पड़ता है और इससे क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ कंट्रोल होता है। तो ये बात याद रखना है, इसीलिए ये फर्स्ट वाला सही है कि ऑपरेटिंग टारगेट इज़ द मनी मार्केट रेट, और ये दूसरा वाला सिक्योरिटीज़ यील्ड रेट ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखा 33 का आंसर क्या है, ए है। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। तो इट हैज़ अथॉरिटी टू डिसाइड रेपो रेट, CRR और SLR, तो ये गलत है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ डिसाइड कर सकती है रेपो रेट को, सिर्फ रेपो रेट को डिसाइड करेगी, और CRR और SLR जो है और इवन रिवर्स रेपो रेट को डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा क्या कहा जा रहा है, इट्स डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन आरबीआई, और इसका जो भी डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा आरबीआई पे, ये सही है, ठीक है। दूसरा वाला सही है, लेकिन ये गलत है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ डिसाइड करेगी रेपो रेट के ऊपर, CRR और SLR पे नहीं। इस बात को याद रखना है, या आप कहीं लिख भी सकते हैं कि इसको नहीं करती है, इवन रिवर्स रेपो रेट को भी नहीं करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 135। वाइल डिसाइडिंग द रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। तो जब रेपो रेट को डिसाइड करती है तो मॉनेटरी पॉलिसी किस किस चीज़ का ध्यान रखती है, ठीक है। इन्फ्लेशन का, डेफिनेटली, ये तो हम कब से ही पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के लिए ही है। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो ये भी है। तीसरा रूपी अप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन, तो ये इसका ध्यान नहीं रखती है। 1 और 2 इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो 135 का आंसर क्या है, बी है। जो रेपो रेट डिसाइड किया जाता है MPC के द्वारा, तो MPC का मेन एम होता है प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर, ऑब्जेक्ट ग्रोथ के ऑब्जेक्ट को ध्यान रखती है, लेकिन ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है कि एक्सचेंज रेट वगैरह को देखती है, रुपये अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, तो ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 136, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MPC एंड इट्स मेंबर्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, 3 मेंबर आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 3 आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, ठीक है, ये है स्टेटमेंट 1। देन दूसरा है द 3 मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी एटलीस्ट 6 मीटिंग्स ऑफ MPC इन ए ईयर, तो 6 नहीं 4 होना चाहिए, लेकिन जनरली 6 करते हैं, ठीक है। ऐसा क्या कहा जा रहा है कि कितना कम से कम मीटिंग होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, पर 6 जनरली करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सिर्फ इसका C आएगा, 2 ओनली। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या है, तो MPC में टोटल जो है कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं MPC में, ठीक है। टोटल MPC में 6 मेंबर होते हैं। एक तो RBI गवर्नर होते हैं, ठीक है। RBI गवर्नर ये चेयरपर्सन होते हैं एक्स ऑफिशियो, मतलब जो भी RBI के गवर्नर होंगे ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होते हैं, और 1 ऑफिसर
ऑफ आरबीआई, और एक ऑफिसर जो है आरबीआई से होंगे, ठीक है, और इन्हें सेंट्रल बोर्ड जो है नॉमिनेट करती है। तो ये वाला जो है ना कि यहाँ पे 3 मेंबर्स को सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करती है, क्योंकि डेटा है, डेटा को चेंज करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। 3 को कहा गया है यहाँ पे, लेकिन जबकि नॉमिनेट किसको करती है, ठीक है, यहाँ पे the 3 members are appointed by central government and 3 are appointed by central board of RBI। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है सिर्फ एक ही मेंबर को जो है सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि 3 मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 3 मेंबर्स को अपॉइंट करती है और इन्हें 4 साल के लिए सेलेक्ट करती है और इनका टर्म 4 साल का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि री अपॉइंटमेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? री अपॉइंटमेंट। तो इस बात को ध्यान रखना कि इन मेंबर्स का क्या होता है, री अपॉइंटमेंट नहीं होता है। देन डिसीजन मेकिंग अगर देखें तो एमपीसी में डिसीजन मेकिंग सिंपल मेजोरिटी में होता है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से लिया जाता है, वोटेड बाय सिंपल मेजोरिटी। लेकिन अगर कभी मतलब ऐसे टाई हो जाए तब आरबीआई गवर्नर के पास क्या है, कास्टिंग वोट है, मतलब वो एक्स्ट्रा वोट करेंगे ताकि फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो मीटिंग कितनी बार होती है, ठीक है, कितने बार वो मिलते हैं, तो लॉ के अकॉर्डिंग तो वो 4 टाइम्स मिल सकते हैं, ठीक है, कितने बार, 4 टाइम्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो हर 2 महीने में मिलते हैं, यानी 6 टाइम्स मिलते हैं, इसीलिए ये भी गलत है और इसका आंसर 2 ओनली हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखना है। टोटल मेंबर जो है 6 है, 3 आरबीआई और 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ये है, ठीक है। चेयरपर्सन आरबीआई, गवर्नमेंट मेंबर का जो टर्म है, ठीक है, जो गवर्नमेंट मेंबर का टर्म है वो कितना रहेगा, 4 साल का रहेगा, वोटिंग मेजोरिटी बेसिस पे होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम 4 बार है लेकिन करंटली 6 बार मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ डिटेल्स। अब 137 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से रिगार्डिंग क्या सही बात है, इसको तो समझ लेते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बोरो एडिशनल अमाउंट फॉर ओवरनाइट, बिल्कुल सही बात है। द बैंक्स कैन डिप इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो टू बोरो फ्रॉम आरबीआई, ये भी सही बात है। इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वाल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक, तो ये भी सही बात है, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अब समझ लेते हैं हम कि एमएसएफ आखिर है क्या, ठीक है। एमएसएफ भी इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड किया जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, वो बोरो कर सकते हैं एडिशनल अमाउंट जो है ओवरनाइट के लिए, ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट के लिए, ये याद रखना है, ओवरनाइट के लिए बोरो कर सकते हैं, किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब वहाँ पे क्या करेंगे, वो अपना एसएलआर कोटा रख सकते हैं, ठीक है। तो 2% जो है एसएलआर कोटा रख करके लोन ले सकते हैं, वो ओवरनाइट बोरो कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो है एमएसएफ रेट में क्या इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, ठीक है, पीनल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगेगा। एमएसएफ रेट होगा यहाँ पे रेपो रेट जो रहता है उसके ऊपर से 0.25% यहाँ पे रहेगा एमएसएफ रेट, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हो गई। सो एमएसएफ का यूज़ कब किया जाता है, तो जब कोई अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक आ जाता है तब। और जब एमएसएफ कब यूज़ किया जाता है, जब जो है रेपो और जो भी और चीज़ें हैं उसको यूज़ कर लिया गया है, तो उसके बाद एमएसएफ का यूज़ किया जाता है और एसएलआर का 2% इसमें रखा जाता है, ठीक है। जो एसएलआर में रखना होता है, तो सपोज़ अगर हम देखें कि एसएलआर रिक्वायरमेंट 18% है और इसको जो है आरबीआई से पैसा चाहिए इस बैंक को, तो वो बैंक क्या करेगी, अपना 2% जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, 2% गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई को दे देगी, ठीक है, और बदले में पैसा मिल जाएगा, ठीक है। कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को देगी और बदले में आरबीआई से पैसा मिल जाएगा। तो ये एक सेफ्टी वाल्व प्रोवाइड करता है, जो कि हमने देखा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, डी है, ऑल ऑफ दी अबव है। तो इतना याद रखना है कि एमएसएफ भी किसके लिए है, ओवरनाइट के लिए है, और ये आरबीआई से लिया जा सकता है, ओवरनाइट के लिए बोरो किया जा सकता है, लेकिन 2% एसएलआर जो है इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। और एसएलआर के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि आखिर एसएलआर क्या है, एसएलआर क्यों रखना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखते हैं। एक है रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ और एसडीएफ। तो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल एट आरबीआई डिस्क्रिशन एंड नॉट बैंक्स। तो आरबीआई के डिस्क्रिशन पे क्या क्या अवेलेबल होता है, तो ये चीज़ अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है, क्योंकि एमएसएफ और एसडीएफ जो है ये बैंक के डिस्क्रिशन पे होता है, आरबीआई के डिस्क्रिशन पे नहीं। तो इसका आंसर क्या है, 1 ओनली है। तो अब कुछ डिटेल जो है देख लेते हैं, समझ लेते हैं, एसडीएफ के बारे में भी समझ लेते हैं। एमएसएफ को हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी
बैंक चाहे कि उनको डिपॉजिट करना है मनी, ठीक है, आरबीआई के साथ, तो एसडीएफ पे कर सकती है, ठीक है। एसडीएफ एक्चुअली में होता क्या है, तो एसडीएफ एक ऐसा फैसिलिटी है जिसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, कैसे, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो इसमें एसडीएफ में आरबीआई क्या करती है कि बैंक चाहे तो आरबीआई के पास पैसा लाके जमा कर सकती है, ठीक है, बैंक चाहे तो आरबीआई के पास पैसा लाके जमा कर सकती है, लेकिन आरबीआई कोई कोलेटरल प्रोवाइड नहीं करेगी इसके लिए, ठीक है। जैसे कि रिवर्स रेपो के केस में क्या होता था, रिवर्स रेपो के केस में आरबीआई को कोई कोलेटरल देना पड़ता था, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं रहेगा। अगर बैंक के पास बहुत सारा पैसा है तो बैंक क्या सोचेगी कि आरबीआई के पास ही पैसा को रख देते हैं ताकि मेरा पैसा सिक्योर भी रहेगा, ठीक है, और कुछ हमको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई कोलेटरल की बात नहीं होती है, ठीक है, यहाँ कोई कोलेटरल रिक्वायरमेंट नहीं होता है एसडीएफ के अंदर। तो एसडीएफ का रोल अगर देखें तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट में क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो रिवर्स, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि जो रिवर्स रेपो है ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर बैंक पैसा जमा कर रही है, ठीक है, तो अब जनरली एसडीएफ रेट पे ही हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट पे नहीं। और रिवर्स रेपो रेट लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो जो एलएएफ, ठीक है, लेफ है, लेफ पॉलिसी का कॉरिडोर क्या होगा, एसडीएफ कितना रहेगा, तो एसडीएफ रहेगा रेपो के बाद रेपो के बाद कितना रहेगा, -2.5%। तो जितना रेपो रेट रहेगा उससे -2.5% आरबीआई देगी। और एमएसएफ में क्या होता है, एमएसएफ के केस में जब आरबीआई यहाँ एसडीएफ के केस में क्या हुआ, एसडीएफ के केस में ये हुआ कि बैंक ने जो भी अपना एक्स्ट्रा पैसा था, सपोज बैंक के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा है, तो बैंक क्या कर रही है, आरबीआई को दे रही है कि ठीक है हमारी कुछ अर्निंग भी हो जाएगी, हमारा पैसा वहाँ पड़ा रहेगा, वहाँ सेफ रहेगा, लेकिन आरबीआई बदले में कोई कोलेटरल नहीं देगी कि आपका पैसा हमारे पास है तो हम कोई कोलेटरल आपको दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब एमएसएफ के केस में क्या हो रहा है, एमएसएफ के केस में जब बैंक को पैसा चाहिए और बैंक ने क्या किया है, रेपो पे लेती है बैंक, तो रेपो रेट भी खत्म हो चुका है। अब बैंक रेपो पे नहीं ले सकती है पैसा, क्योंकि उसमें लिमिट क्या है कि आप 2% तक ही ले सकते हैं, तो वहाँ पे अब नहीं ले सकते। अब यहाँ पे बैंक क्या करेगी कि एमएसएफ पे लोन देगी, मतलब रेपो से और जो है कितना रहेगा, +0.25% और एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। तो एमएसएफ और एसडीएफ ये दोनों चीज़ बैंक के डिस्क्रिशन पे होता है और आरबीआई के डिस्क्रिशन पे रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि रिवर्स रेपो फैसिलिटी जो है और इवन रेपो या रिवर्स रेपो दोनों जो है आरबीआई के डिस्क्रिशन पे होगा। आरबीआई टाइम टू टाइम क्या करती है, कभी मनी जो है पंप करती है, कभी खींचती है, ठीक है, कभी तो मार्केट में पैसा दे रही है, कभी मार्केट से खींच रही है। ऐसा क्यों कर रही है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जब आरबीआई ऐसा करती है तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट पे ऐसा करती है और ये आरबीआई के डिस्क्रिशन पे होता है और एसडीएफ और एमएसएफ जो है ये बैंक के डिस्क्रिशन पे होता है। अब देखते हैं 139, ठीक है। तो 139 क्या है, द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो इसका आंसर है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के द्वारा जो है ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है किया जाता है। कब, किससे स्टार्ट हुआ है, ये 2010 से किया जाता है और यहाँ ये सर्वे कैप्चर करता है क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन होता है, किस चीज़ को ये ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, हाउस होल्ड सर्कमस्टांसेस हो गया, इनकम हो गया, स्पेंडिंग हो गया, प्राइसेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये जो सर्वे किस चीज़ के ऊपर किया जाता है, ये रिजल्ट होता है व्यूज़, जो भी रिस्पोंडेंट है उनके व्यूज़ के ऊपर ये होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी ये सर्वे है इसको आरबीआई शेयर करेगी ही करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर इतना आप याद रख सकते हैं जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद देखते हैं 140, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज कंडक्ट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे को कौन जो है कंडक्ट करता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो ये भी किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, ये भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है और आरबीआई इसको करती है क्वार्टरली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आरबीआई इसको क्वार्टरली करती है। आरबीआई कंडक्ट्स क्वार्टरली इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, जहाँ पे आरबीआई जो भी हाउस होल्ड का एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एक साल में, ठीक है, नेक्स्ट 1 ईयर में, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है और इस सर्वे का यूज़ किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी पर्पस के लिए। तो ये है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया और इसको करती है आरबीआई, ठीक है।
कंडक्ट कौन करती है, आरबीआई। क्वार्टरली होता है ये बात आप याद रख सकते हैं, क्वार्टरली। देन अब देखते हैं 141, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मे लीड टू इंक्रीज इन रेपो रेट बाय आरबीआई। तो कौन से केस में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगी, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हाई है तो डेफिनेटली, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी, रेपो रेट को बढ़ाएगी। तो क्या होगा, बैंक का इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो ये तो होगा ही, ठीक है। देन दूसरा अगर हम देखें, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इन द इकोनॉमी इज हाई, तब क्या बढ़ाएगी, ठीक है। तो दोनों ही केस में अगर देखें तो बढ़ाएगी। इसका आंसर क्या है, 141 का आंसर है सी। तो समझते हैं इसको कि आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट कब बढ़ाती है। आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज तब करती है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ताकि मनी सप्लाई कम हो सके। अगर मनी सप्लाई कम होगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है। तो यही तो होता है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है इकोनॉमी में, तो आरबीआई मनी सप्लाई को कम करेगी, ठीक है। जितना मनी सप्लाई कम होगा उतना इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो दूसरा वाला कहा जा रहा है कि जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है लोगों का हाई है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन होगा, यहाँ पे हो क्या रहा है कि फ्यूचर की बात की जा रही है कि इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो जो लोगों का बिहेवियर है तो उसकी वजह से सच में हाई इन्फ्लेशन हो ही जाता है। लोगों को लगता है इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन कि हाँ, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन लोगों का हाई है, वो एक्सपेक्ट करते फ्यूचर में इन्फ्लेशन होगा, तो इन्फ्लेशन जो है हो ही जाता है। और इसीलिए जो है अगर हम देखें तो ये क्या करता है, और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे अगर ये दिखाता है कि हाँ इन्फ्लेशन हाई है या इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो आरबीआई फिर इंक्रीज कर देती है रेपो रेट को। तो ये दोनों केस में आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करती है। ठीक है, इस चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि जब इन्फ्लेशन हाई है और आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, हाई है, तो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया। तो आखिर होता क्या है, ऐसा क्यों होता है कि मनी सप्लाई हमें घटाना पड़ेगा। इस चीज को समझते हैं कि जब इन्फ्लेशन हाई है तो इसका मतलब क्या है, जब आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन मतलब आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना, कि जो गुड्स है और सर्विसेज है ये महंगा हो रहा है, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, हाउस हो गया, हर कुछ एक्सपेंसिव हो रहा है। तो अब आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ाएगी, ठीक है। तो रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट वही तो रेट है जिसमें कि कमर्शियल बैंक बोरो करती है पैसा आरबीआई से। तो आरबीआई ने इससे क्या हुआ, रेपो रेट अगर महंगा हो गया तो बैंक का बोरोइंग जो है महंगा हो गया, ठीक है, बोरोइंग एक्सपेंसिव हो गया। अब बैंक को जो है अगर आरबीआई से बोरो करेगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बैंक को ही खुद ही जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक फिर इंक्रीज कर देगी इंटरेस्ट रेट किसका, कंज्यूमर का, ठीक है। बैंक को खुद ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लग रहा है तो इंटरेस्ट रेट कंज्यूमर का भी बढ़ जाएगा, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, कोई भी लोन, ये क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। और जो भी लोग हैं और कंपनी है, अब ये तब अगर महंगा हो जाता है कि अरे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा, ठीक है, अभी बोरो नहीं करते, अभी उधार नहीं लेते क्योंकि लोन क्या है, बहुत कॉस्टली है, तो लोग जो है उधार लेना छोड़ देंगे। अगर जब भी लोग पैसा ले रहे हैं, मीन्स अगर लोन ले रहे हैं, सपोज कार लोन ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, कार ही खरीदने के लिए ना। तो अब वही सपोज वो पर्सन जा रहा था मार्केट और उसको पता चला कि नहीं इंटरेस्ट रेट अभी बहुत ज़्यादा है तो अभी नहीं लेते हैं, तो क्या हुआ कि वो कार नहीं ले रहा। और इस तरीके से कितने सारे लोग करेंगे, सिर्फ एक लोग की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ कितने सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जो स्पेंडिंग है और इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो डिमांड है इकोनॉमी में वो स्लो डाउन हो जाएगा। लोग अब कम चीज़ों को खरीदेंगे, कंपनी भी अब जो है कम खर्चा करेगी। सिर्फ लोन कोई इंडिविजुअल तो नहीं लेता, लोन तो कंपनीज भी लेती है ना, तो अब कंपनी भी कम खर्चा करेगी तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो बैंक कम देगी तो लोन जो है, अब लोन के इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, ये सब कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो इन्फ्लेशन था वो अब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। कम होना क्यों शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब डिमांड नहीं है, ठीक है। जब डिमांड होता है किसी चीज़ का तो प्राइस बढ़ता है, जब डिमांड ही नहीं है तो फिर प्राइस भी घटता जा रहा है, तो प्राइस घटता जा रहा है तो फिर इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। तो ये होता है कि एक इंटरेस्ट रेट के पीछे इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ही याद रखना है कि ये कैसे कौन सा प्रोसेस होता है। तो इसमें दोनों है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सी। अब देखते हैं 142। If the US central bank raises their interest rate, then it may lead to which of the following in the Indian economy। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि US सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है,
ठीक है। तो यहाँ पे जब यूएस सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है तो क्या होगा, क्या हमारा रुपी डेप्रिशिएट करेगा, क्या हमारा रुपी एप्रिशिएट करेगा, क्या इन्वेस्टर जो है इंडिया में आएंगे वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो, या इंडिया से बाहर जाएंगे, या इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो इसका आंसर जो है क्या है, 1 है, रुपी हमारा डेप्रिशिएट होगा। तो अब समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि यूएस फेडरल बैंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूएस फेडरल बैंक। तो अगर यूएस फेडरल बैंक क्या कर रही है कि इंक्रीज कर दे रही है इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में, क्योंकि अब उनको वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ जब यूएस के इंटरेस्ट रेट की बात होती है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट वाली इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये लोन वाली बात नहीं हो रही कि लोन का इंटरेस्ट बढ़ गया और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इंडिया में इंटरेस्ट बढ़ रहा था तो ऐसा हो रहा था, यहाँ लोन महंगा हो रहा था और नुकसान हो रहा था, ठीक है, लोग कम खरीद रहे थे। यहाँ ये वाला केस नहीं है। यहाँ जब आप दूसरे कंट्री की बात करते हो, यहाँ इन्वेस्टमेंट वाली बात है। तो हुआ क्या कि यूएस सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया अपना। तो अगर कोई यहाँ इन्वेस्ट कर रहा था और उसको 10 रुपीज़ मिल रहा था, अब यूएस में उसको 12 रुपीज़ मिलेगा, तो वो यूएस क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो तो जाएगा ना। तो फिर यहाँ होगा क्या कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना इन्वेस्टमेंट जो भी इंडिया में है उसको सेल कर देंगे, जो भी डेथ इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उसको वो चाहेंगे कि सेल करके यहाँ से निकलो और इसी पैसा को यूएस में लगाओ और यूएस चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस में वो करेंगे क्या, तो फिर वो कन्वर्ट करेंगे रुपी को डॉलर में, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में क्या करेंगे, अब वो यूएस में जाएंगे, यहाँ पे रुपी में इन्वेस्टमेंट था, अब उनको अपना डॉलर चाहिए तो वो कन्वर्ट करेंगे। तो मार्केट में जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, और हमारा रुपी कन्वर्ट कर रहे हैं, रुपी बहुत ज़्यादा हो रहा है और डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, हमारा रुपी का डिमांड घट रहा है। और जब भी किसी चीज़ का डिमांड घटेगा तो क्या होगा, डेप्रिशिएशन, ठीक है। आप क्या देख पा रहे हैं, अगर डिमांड ज़्यादा है महंगाई बढ़ रहा है या एप्रिशिएट हो रहा है। अब अगर डिमांड कम है तो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे महंगाई से रिलेट नहीं करना, आपको ये इन्वेस्टमेंट वाले से रिलेट करना है। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, वहाँ हमारा जो है रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और उनका डॉलर और स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि डॉलर का डिमांड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना है कि रुपी क्या होगा, हमारा डेप्रिशिएट होगा, ना कि एप्रिशिएट होगा। और मनी सप्लाई जो है इंडियन इकोनॉमी में वो भी डिक्रीज होगा। मनी सप्लाई डिक्रीज क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोग यहाँ से पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में मनी सप्लाई डिक्रीज होगा क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं और अपना पैसा वापस ले रहे हैं। तो जो हमारी इकोनॉमी में पैसा आया हुआ था वो पैसा वापस जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे रुपी डेप्रिशिएट होगा, इस चीज़ को समझना है। देन 143 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई मे डू टू कर्ब द रुपी डेप्रिशिएशन, ठीक है। रुपी अगर अब हमने देखा रुपी डेप्रिशिएट हो गया, अब समझते हैं कि रुपी डेप्रिशिएट को कम करने के लिए आरबीआई आखिर करेगी क्या, ठीक है। तो पहला कहा जा रहा है कि अलाउिंग इंपोर्टर टू डायरेक्टली बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम आरबीआई। तो इस पॉइंट को समझना है कि यहाँ पे क्या करेगी, जो भी इंपोर्टर है जो इंपोर्ट कर रहा है तो उसको अलाउ करेगी कि हाँ आप फॉरेन करेंसी खरीदिए, ठीक है। तो वो अगर फॉरेन करेंसी, यहाँ पे हमारा रुपी क्या हो चुका है, डेप्रिसिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, इंक्रीजिंग द रेपो रेट, रेपो रेट को बढ़ाएगी, ठीक है। तीसरा, सेलिंग डॉलर्स इन फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट। चौथा, बाइंग डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो पहले इसके पीछे भी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ रुपी कैसे अप्रिशिएट होगा एंड ऑल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रुपी डॉलर रेट है तो ये कहाँ पे डिस्कवर किया जाता है, रुपी डॉलर रेट ये सब कुछ फॉरेक्स मार्केट में होता है, ठीक है। तो जब भी कोई इंपोर्टर आ रहा है, ठीक है, इंपोर्टर है कोई, उसको क्या करना है, इंडिया से सामान इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले बाय करेगा डॉलर, वो डॉलर खरीदेगा, ठीक है, बाय करेगा डॉलर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। तो अगर वो डॉलर खरीद रहा है तो रुपी क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिमांड डॉलर का बढ़ता जा रहा है फॉरेक्स मार्केट में। लेकिन तो यहाँ पे वो कहाँ जा रहे हैं, पहले फॉरेक्स मार्केट जा रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट जाके वो डॉलर ले रहे हैं। अगर डॉलर ले रहे हैं, अगर कोई भी इंपोर्टर है वो डॉलर ले रहा है, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, और रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो फिर अगर वो डायरेक्टली डील करने लग जाए आरबीआई के साथ ही और वो डॉलर आरबीआई के साथ ही लेने लगे, फॉरेक्स मार्केट में ना जाए, ठीक है, तो ये जो है रुपी डॉलर रेट को इम्पैक्ट नहीं करेगा,
हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर फॉरेक्स मार्केट जा रहे हैं, जाके सब कोई कह रहे भाई रुपी लो डॉलर दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन अब वो फॉरेक्स मार्केट जा ही नहीं रहे हैं, वो डायरेक्टली, यहाँ क्या लिखा है, डायरेक्टली बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम आरबीआई, वो डायरेक्टली आरबीआई से ही बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे रुपी पे तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, रुपी डॉलर रेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा रुपी तो डिप्रिशिएट नहीं होगा, इसीलिए ये जो है सही है। देन इस चीज़ को समझते हैं, इंक्रीजिंग द रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, तो जब रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो होता क्या है, रिजर्व बैंक ने इंक्रीज कर दिया रेपो रेट, तो जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है इंडिया में वो इंक्रीज हो गया, जो बैंक का एफडी रेट्स है वो भी इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट का बॉन्ड इंटरेस्ट या इल्ड वो भी इंक्रीज हो गया, जो अदर डेट इंस्ट्रूमेंट है वो भी अब हाइयर रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है तो वो कंपेयर कर रहे हैं रिटर्न अक्रॉस कंट्री, क्योंकि अब यहाँ ज़्यादा फायदा हो रहा है। यूएसए में कितना है, 3%, इंडिया में कितना है, सपोज ये एग्जाम्पल है 7%। तो अब यहाँ जैसे हमने यूएस वाले केस में देखा था कि जब यूएस ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है, अब यहाँ पे इंडिया ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है। तो अगर इंडिया ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है उसका तो सिर्फ यही मकसद है ना कि किस वाले बॉन्ड में कहाँ पे मुझे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप ही इन्वेस्ट करोगे और आप देखोगे कि कहीं पे मुझे 7% मिल रहा है और कहीं और जगह पे मुझे 10% मिल रहा है, तो आप खुद ही 10% वाले जगह में इन्वेस्ट करोगे ना। तो सेम उसी तरीके से कि यहाँ पे लग रहा है उनको कि हाँ इंडिया जो है बेटर रिटर्न दे रहा है, तो वो अब डिसाइड करते हैं कि चलो इंडिया चलते हैं। ठीक है, इंडिया के डेट इंस्ट्रूमेंट में जो है हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो अब जो है अब ये चीज़ है, तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, अब वो आएंगे इंडिया, और फॉरेन इन्वेस्टर के पास क्या होगा, डॉलर होगा, और इंडियन बॉन्ड में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे उनके पास क्या है, वो तो डॉलर लेके आएंगे ना, उनके हाथ में तो डॉलर है। अब वो इंडिया के बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको इंडियन रुपीस चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, इंडियन रुपीस चाहिए होगा। तो फिर वो क्या करेंगे, सेल करेंगे डॉलर को। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में होता है ये सब चीज़, वो डॉलर को सेल कर रहे हैं और रुपी को बाय कर रहे हैं और इंडिया के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब डॉलर को सेल कर रहे हैं और रुपी को बाय कर रहे हैं तो रुपी एप्रिशिएट होगा ना। इस चीज़ को समझना है आपको कि इस केस में क्या हो रहा है, रुपी एप्रिशिएट होगा, तो इससे होगा डेफिनेटली, क्योंकि जब हमारा रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो हम तो चाहेंगे ना ऐसा कुछ हो। ठीक है, देन सेलिंग डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इन द सेम वे आरबीआई भी ऐसा करती है। अब हमारा रुपी का हालत बहुत ख़राब है, डिप्रिशिएट होता जा रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर बेचेगी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो डॉलर को जब बेचेगी और रुपी जब आएगा तो फिर इससे क्या होगा कि यहाँ डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, रुपी एप्रिशिएट होगा, तो यही सेम चीज़ है। देन बाइंग डॉलर, अब डॉलर क्यों बाय करेगी, हमारे रुपी का तो ऑलरेडी हालत ख़राब है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर डॉलर को बाय करेगी और रुपी का जो है तो क्या होगा, ये तो और डेप्रिशिएट होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर है 1, 2 एंड 3 सी। ठीक है, तो सो इसको अगर सिंपली समझना चाहे कि आखिर ये डॉलर बेचने खरीदने से होता क्या है, ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब है कि जब डॉलर को बाई किया जा रहा है, इस केस में हम देख रहे हैं कि बाइंग डॉलर को तो हम बाई नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि डॉलर को अगर बाई किया जाएगा तो क्या होगा, तो अगर डॉलर को बाई किया जा रहा है मतलब वो क्या करेंगे, रुपी देंगे फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में और बोलेंगे कि रुपी के बदले हमें डॉलर दीजिए। ठीक है, तो डॉलर का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और रुपी का सप्लाई इंक्रीज होगा। यहाँ पे डिमांड किस चीज़ का, डॉलर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, रुपी जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इससे डॉलर मजबूत होगा और रुपी घटता जाएगा। ठीक है, तो अगर $1 इज इक्वल टू 80 है और हाई डॉलर डिमांड जब रहेगा तो $1 को 85 कर दिया जाएगा ना, कि नहीं अब आपको 85 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर आपको $1 चाहिए तो जितना, तो अब इसका मतलब क्या है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए हमें वही $1 के लिए, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, रुपी को तो डेफिनेटली सेल नहीं कर सकते। ओके, ये वाला जो है बाइंग डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो हम डॉलर को क्यों बाई करेंगे, रुपी क्यों सेल करेंगे, डॉलर को सेल करेंगे इंस्टेड, ताकि हम क्या कर सके, डेप्रिशिएशन से बचा सके, हमारा रुपी एप्रिशिएट हो।